अरविंद सिंह, आप देख रहे हैं एजेंडा। हम बातचीत करें जिस तरीके से आज बीजेपी ने अपनी टीम फाइनल की है और उसके बाद तमाम तरीके के सवाल उठ रहे हैं और यह कहा जा रहा है कि बीजेपी की ये जो टीम बनी है यही टीम अब चुनाव तक बीजेपी को आगे ले जाएगी। जिताती या हराती ये तो इतिहास बताएगा, लेकिन कई ऐसे सवाल हैं, इन सवालों में लगातार चर्चा कर रहे हैं। इन सवालों के बीच हमारा एजेंडा साफ है, राजनीति व्यक्ति आधारित नहीं बल्कि कार्यक्रम केंद्रित होना चाहिए। बात करने के हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार राहुल देव, आलोक मेहता, आरएसएस के चिंतक राकेश सिन्हा दिल्ली से जुड़ रहे हैं। हमारे साथ विजय त्रिवेदी और साथ ही साथ बीजेपी के नेता सिद्धार्थनाथ सिंह। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। सिद्धार्थनाथ जी, जो मैंने उस वक्त कह रहा था, क्योंकि नरेंद्र मोदी का जो गुजरात का अनुभव है कि उस वक्त के जो तमाम बड़े नेता थे वो एक एक कर या तो पार्टी छोड़ के चले गए या उन्होंने राजनीति के वनवास में जाना बेहतर समझा। आज वो केंद्र की राजनीति के अंदर है, बीजेपी की चुनाव समिति के अध्यक्ष हैं और प्रधानमंत्री पद के सशक्त उम्मीदवार। अभी घोषित नहीं किया इसलिए मैं सशक्त शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, लेकिन ये मान लीजिए कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बीजेपी की तरफ से। कल अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है जहां पर उनके नाम पे कंसेंसस नहीं बनता, तो क्या नरेंद्र मोदी ज्योति बसु का उदाहरण मानेंगे, पार्टी के डिक्टेट को स्वीकार कर पाएंगे? पार्टी का उस समय क्या निर्णय होता है वो विजय जी, आशुतोष जी, मैं आज तो नहीं बता सकता, मगर प्रधानमंत्री कौन बनेगा उसके लिए भी मैं आपसे चर्चा नहीं कर रहा हूं, क्योंकि वो उसके बारे में राजनाथ जी बोल चुके हैं कि पार्लियामेंट्री बोर्ड उसका निर्णय लेगी, उचित समय लेगी, कब लेगी, क्या लेगी, ये सब विषय आ चुके हैं, बार बार रिपीट करने का कोई फायदा नहीं है। लेकिन जब आप गुजरात का उदाहरण देते हैं तो मुझे वहां पे आपत्ति हो जाती है। आपत्ति इसलिए हो जाती है कि समय जितना निकला है, गुजरात में 3 चुनाव हो चुके हैं, 3 चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में जब चुनाव लड़ा गया और पब्लिक ने उनको वोट दिया, तो वहां पे एक कोई डिक्टेटर जैसा वर्ड यूज किया जाता है, तानाशाह जैसा यूज किया जाता है। वो 3 चुनाव नहीं जीतता है तानाशाह। इस लोकतंत्र में, वाइब्रेंट डेमोक्रेसी के अंदर लोकतंत्र में ऐसे नहीं जीता जाता और कलेक्टिव डिसीजन के माध्यम से रहा जाता है। और आपने देखा भी है वहां पे, ऐसा नहीं। हाँ, ये मैं जरूर मानता हूं कि उनकी लोकप्रियता, उनका जो एक पर्सनालिटी है वो काफी प्रभावित रहता है और मीडिया में वो छाता है, वो रहेगा मोदी जी के साथ। और उसका भारतीय जनता पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के जितने बड़े नेता उसका विरोध नहीं करते। हम उसको मैं कहीं जो एक चुनावी शब्द का इस्तेमाल करूं, उसको हम भुनाने का जरूर प्रयास करेंगे और उसको करेंगे, मगर मोदी जी की विचारधारा कोई अलग विचारधारा, जिस तरह से अभी कहा जा रहा था कि मोदी जी की विचारधारा क्या तहत चलेगा, जी गलत है। मोदी जी की भी विचारधारा भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा है और कुछ सिद्धांत है हमारे पार्टी के अंदर, जो राष्ट्रवाद की शिक्षा है वो हमें कहीं से आई है, वो संघ से आई है। तो सिद्धार्थ जी, ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी, ये सवाल मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि बीजेपी के बारे में बार बार कहा जाता है वहां आंतरिक लोकतंत्र जिंदा है, वहां दरबारी प्रवृत्ति या दरबार नहीं है, जिस तरीके से कांग्रेस के बारे में कहा जाता है। और ये सच्चाई भी है। ये कांग्रेस के अंदर शायद संभव नहीं है कि अचानक नितिन गडकरी पार्टी के अध्यक्ष बन जाए, ये संभव नहीं है। वहां पे एक संस्कृति है जो बीजेपी से बिल्कुल अलग है। बीजेपी को उस पर फक्र भी है, वो कलेक्टिव नेतृत्व, सामूहिक नेतृत्व के बारे में बात भी करती है। कल अगर ऐसी कोई स्थिति पैदा होती है तो क्या नरेंद्र मोदी साहब उम्मीद करेंगे कि वो पार्टी का जो फैसला होगा उसको आंख बंद करके मानेंगे और किसी और व्यक्ति के लिए प्रधानमंत्री पद की कुर्सी छोड़ देंगे? आशुतोष जी, मैं ये तो नहीं कह सकता क्या होएगा, मगर मुझे इतना विश्वास है जी, क्योंकि मैंने जितना बीजेपी को समझा है और जितना मैं जानता हूं एज कार्यकर्ता के रूप में, जितना जानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी का कोई भी नेता होएगा, हो सकता है इधर उधर बातचीत हो जाए, मगर एक सामूहिक निर्णय जब भी हो गया जी, तो पार्टी का कोई भी कितने से भी बड़ा, कितना बड़ा नेता होएगा वो मानेगा जरूर। ये हमारे अंदर विश्वास है, हर कार्यकर्ता के अंदर ये विश्वास है। इसीलिए हम लोग एक साथ खड़े होकर भी, जितना भी विवाद आ जाए, मगर जब खड़े होते हैं तो एक साथ खड़े होते हैं और विजय की तरफ भागते हैं। बिल्कुल। राहुल जी, आपको जोड़ना चाह रहे थे इसमें। राहुल जी, आप बस इतनी सी बात, आशुतोष जी, इतनी सी बात की जो सवाल आपने उठाया उसमें हमें ये याद रखना चाहिए, बिल्कुल हाल की घटना है कि अगर पार्टी में अटल बिहारी वाजपेयी के बाद सर्वोच्च कद का और वरिष्ठता का, सम्मान का व्यक्ति लालकृष्ण आडवाणी भी विद्रोह के बाद वापस लौट सकते हैं 2 दिन बाद ही जी, और अब वो नरेंद्र मोदी के साथ बैठे दिखते हैं, उनके साथ वो चर्चा करते हैं, लंबी बैठकें कर रहे हैं, इस पूरे अभियान में भी वो शामिल हैं, तो हम अंदाज लगा सकते हैं कि कोई भी, चाहे वो नरेंद्र मोदी ही क्यों ना हो, वो पार्टी और आरएसएस की आदेश के खिलाफ जाने की हिमाकत
न आज करेगा न आगे कभी करेगा, क्योंकि सबको पता है, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या बीजेपी हो, बलराज मधोक से लेकर आप एनडी तिवारी और अर्जुन सिंह, इन सब के उदाहरण देख सकते हैं कि इन बड़ी पार्टियों को छोड़कर उनके खिलाफ जाकर कोई अपने को खड़ा नहीं कर पाया है और सबको झक मारकर वापस लौटना पड़ा है। तो वो कोई खतरा या संभावना मुझे नहीं लगती। आपको नहीं, बट आलोक जी, लेकिन नरेंद्र मोदी का जो व्यक्तित्व है वो बाकी तमाम नेताओं जिनका जिक्र किया गया उनसे बिल्कुल अलग है। गुजरात को अगर हम कहें कि बीजेपी नहीं बल्कि नरेंद्र मोदी की पार्टी, गुजरात में जिन जिन लोगों ने उनका विरोध करने की हिमाकत की, आज वो सारे के सारे लोग धराशायी। संजय जोशी का एक उदाहरण हमारे बिल्कुल सामने है। पार्टी और आरएसएस चाहती थी कि उनका एक नया जीवनदान दिया जाए, लेकिन वो तब तक मुंबई के उसमें नहीं गए जब तक कि संजय जोशी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हो गई। तो क्या वो पार्टी का डिक्टेट मानने की स्थिति में होंगे? देखिए, इसलिए नहीं होंगे क्योंकि उनको जरूरत नहीं होगी। यदि संघ ने उन तय कर लिया है कि नरेंद्र मोदी हमारा चेहरा है, नरेंद्र मोदी हिंदू राष्ट्रवाद के हैं। लेकिन आशुतोष जी, एक बात मैं जोड़ूंगा, सिद्धार्थ जी भी लोकतंत्र की चूंकि बात की है और बीजेपी की नहीं, कांग्रेस की भी है, दूसरी छोटी पार्टियों की तो बात ही हम नहीं करते। राष्ट्रीय राजनीतिक दल है वो तो शास्त्री जी के परिवार से, सिद्धार्थ जी याद करें कि भारत में राजनीतिक दल कहता था संसदीय बोर्ड नहीं, संसदीय दल तय करेगा, चाहे वो ड्रामा ही होता हो। मोरारजी देसाई तो इंदिरा गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ते थे ना। इसके बाद भी कई कांग्रेस अध्यक्षों के चुनाव भी हुए या बीजेपी में भी अध्यक्षों के चुनाव की प्रक्रिया होती थी। अब यशवंत सिन्हा फॉर्म भरते, उनको एक दिन में या जेठमलानी का विरोध करें, उनको उठा के फेंक दिया जाता है। तो आज ऐसी स्थिति में ये दुर्भाग्य क्या देश का नहीं है कि राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियां जिसको हम सत्ता के लोग योग्य मानते हैं, वो अब ये नहीं कहती कि हमारे सांसद तय करेंगे, हमारा संघ तय करेगा या संसदीय बोर्ड बने राजनाथ सिंह जी तय करेंगे या उनके साथ जो संसदीय बोर्ड सो कॉल्ड है, क्योंकि वो तो संघ जो कहता है कि नरेंद्र मोदी होंगे, तो अडवाणी जी के इस्तीफे के बावजूद संघ ने नरेंद्र मोदी को सौंप दिया और कहा कि इन्हें मानना पड़ेगा। तो ये कौन सी लोकतांत्रिक पार्टी है जहां सांसद केवल सिपाही होंगे, केवल झोला उठाएंगे और नेता का चुनाव ऊपर से संघ तय कर देगा? राकेश जी, आप जवाब देंगे। देखिए, मैं इतना ही मानूंगा कि आलोक जी तो बहुत वरिष्ठ पत्रकार है और संघ को बहुत नजदीक से देखा है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी स्वयं मानती है कि हम एक आंदोलन के हिस्से हैं और उसका एक मिशन है। तो मिशन के बेस्ड पार्टी और वो मिशन कांग्रेस की तरह सत्ता का मिशन नहीं है, कुछ परिवर्तन का मिशन है। इसलिए विचारधारा इसके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है। विपरीत परिस्थितियों में ही पार्टी अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ती है। 80 में जनता पार्टी से अलग होना इसका उदाहरण है। जनता पार्टी की सरकार गिरना इसका उदाहरण है कि लाल कृष्ण आडवाणी और अटल बिहारी वाजपेयी आकर भारतीय जनता पार्टी की स्थापना की। जो बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि देखिए, इस देश की जनता 89 से लेकर अब तक के एक्सपेरिमेंट के बाद उसकी उप चेतना में ये बैठी हुई है कि एक दल की सरकार केंद्र में होनी चाहिए। वो मैं नहीं कहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी 2014 में कर देगी, लेकिन इस उप चेतना में जो भाव है, जो बीज है, उस बीज का लाभ भारतीय जनता पार्टी को 2014 में एक छोटे से वृक्ष के रूप में मिलेगा और पार्टी कहीं न कहीं एक दल की जो कमी आई है कांग्रेस सिस्टम के खत्म होने के बाद, उसको भरने के लिए सैफरन सिस्टम आगे आ रहा है। सैफरन सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं, बहुत दिलचस्प बात है। सिद्धार्थ जी उसकी पुष्टि कर रहे हैं कि संघ तय कर देगा कि प्रधानमंत्री कौन हो, सरकार किसकी। सिद्धार्थ, आप बीच में जोड़ना चाह रहे थे आलोक जी की बात पर। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहूंगा आलोक जी की बात पर कि जब लोकतंत्र की बात करते हैं और इंटरनल डेमोक्रेसी की करते हैं तो उदाहरण भी देना चाहता हूं कि कोई नहीं तय करता। जब हम लोग गोवा के अंदर बैठे थे, बड़ा चला था, मैं भी था वहां पे, 3 दिन तक की काफी कुछ चला है, मगर जो लोग आए थे 200 जो हम लोग के नेशनल एग्जीक्यूटिव कार्यकारिणी सदस्य थे, उनका एक प्रेशर था। और प्रेशर इसलिए नहीं था कि हम लोगों को कोई मोदी जी से कुछ मिल जाएगा, मगर प्रेशर ये था कि हम लोग जमीन से जब वापस जाते हैं, जमीन पे जाते हैं, तो वहां पे प्रश्न पब्लिक पूछती है और कार्यकर्ता पूछता है कि हमें मोदी चाहिए। तो वो एक लोकतांत्रिक एक प्रक्रिया थी जिसके तहत हम लोगों ने वहां पे प्रेशर दिया और जिसका पार्टी ने स्वागत किया। और उसके बाद जो भी हुआ, एक अंदर बैठ के हम लोग ने बातचीत कर ली, ऊपर के नेताओं ने बात कर ली, और आज जो है 1.5 महीने के अंदर आप एक फोरम देख रहे हैं जहां पे भारतीय जनता पार्टी का ढांचा चुनाव में लड़ने के लिए तैयार है। और वास्तविकता यह है कि लोकप्रियता में मोदी जी का मुकाबला आज भी इस देश में और बीजेपी के अंदर कोई और नहीं कर सकता जो इनके पास लोकप्रियता है। बिल्कुल बिल्कुल। विजय जी, जो सवाल में लगातार उठा रहा था कि वो तो छोड़ दिया प्रधानमंत्री वाली बात, जो नरेंद्र मोदी जब टिकट डिस्ट्रीब्यूशन भी होता था गुजरात के अंदर तो अपनी लिस्ट लेकर आते थे और पार्लियामेंट्री बोर्ड की बैठक में वो दे देते थे और वो स्वीकार हो जाता था, तो उसमें 1-2 भी हेरफेर की गुंजाइश नहीं बनती थी। कल अगर उनकी इच्छा के अनुरूप कोई फैसला ना हो तो क्या वो उसको स्वीकार कर पाएंगे? क्या उनका जो गुजरात का मॉडल है बीजेपी को चलाने का, वो केंद्र में भी वही मॉडल फॉलो होगा? सब लोगों को उनको डिक्टेट सुनना पड़ेगा, या वहां पर वो अपने पर्सनालिटी में, अपने व्यक्तित्व में कुछ बदलाव करके एक नए तरीके के नरेंद्र मोदी का अवतार हम देखेंगे?
देखिए, नरेंद्र मोदी की जो पर्सनैलिटी है, जो कल्ट है, जिस तरह से वो अभी तक काम करते रहे हैं, वो तुरंत खत्म नहीं होने वाला है। लेकिन गुजरात और राष्ट्रीय राजनीति अलग है। गुजरात में उन्होंने भले ही जो पार्टी के नेता थे उन्हें एक एक करके खत्म कर दिया, लेकिन केंद्र में बीजेपी के नेताओं को खत्म करना या उन्हें इग्नोर करना इतना आसान काम नहीं होगा। तो थोड़ा नरेंद्र मोदी जी को बदलना होगा और थोड़ा बीजेपी के जो लीडर्स हैं उनको भी बदलना पड़ेगा कि जो नरेंद्र मोदी की जो डिक्टेटरशिप है, जब उनको आपने जिम्मेदारी सौंप दी है तो उनके फैसले को मानने के लिए भी तैयार होना पड़ेगा। आपके कहने का मतलब उनके फैसले को भी मानने के लिए इन नेताओं को तैयार होना पड़ेगा। जो बड़ी अच्छी बात आपने कही है कि भाई न केवल नरेंद्र मोदी को केंद्रीय राजनीति में अपने को रेलिवेंट बनाए रखने के लिए या प्रभावी बनाए रखने के लिए अपने स्टाइल को बदलना पड़ेगा, बल्कि जो साथ के उनके तमाम नेता हैं उनको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज की तारीख में नरेंद्र मोदी बीजेपी के सबसे वरिष्ठ नेता है, सबसे लोकप्रिय नेता है, सबसे पावरफुल नेता है, इसलिए आपको उनके साथ काम करना पड़ेगा। उसका कोई मजबूरी नहीं। राहुल जी, आप कुछ उसमें बीच में जोड़ना चाह रहे थे? मुझे एक शब्द प्रयोग राकेश सिन्हा का बहुत अच्छा लगा और अगर समय होता तो इस पर बात करनी चाहिए, कभी न कभी जरूर करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सैफरन सिस्टम आ रहा है। मतलब ये नई भगवा व्यवस्था क्या है, ये शब्द प्रयोग मैं पहली बार सुन रहा हूं और मुझे लग रहा है कि ये मामला कुछ गंभीर है। तो ये किस तरह की व्यवस्था आ रही है? क्या अगर हम सैफरन को हिंदू से सीधे अगर जोड़ दें तो ये एक नया हिंदू सिस्टम आ रहा है, हिंदू राष्ट्रवादी व्यवस्था आने जा रही है? राकेश से कभी समय मिलेगा तो इस पर बात करेंगे। लेकिन एक बात जहां तक नरेंद्र मोदी का है, राकेश एक मिनट, कि नरेंद्र मोदी की स्थिति इस समय बीजेपी के अघोषित लेकिन अनिवार्य प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की है जी। उनकी घोषणा नहीं होगी अभी, लेकिन वो बीजेपी के लिए अनिवार्य हैं और बीजेपी अपने आप को बहुत कमजोर करेगी अगर वो ये फैसला करती है कि किसी और को प्रधानमंत्री पद के उसमें रखा जाए। ये एक अजीबोगरीब स्थिति है जो बीजेपी के लिए नहीं है। बिल्कुल, आप जोड़िए। सिर्फ एक पंक्ति जोड़ूंगा कि सैफरन सिस्टम का संबंध किसी हिंदू मुस्लिम से नहीं है। जो पोखरण 2 अटल बिहारी वाजपेयी ने सुरक्षा के क्षेत्र में किया, वो पोखरण 2 आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों में होगा, धर्मनिरपेक्षता के भी क्षेत्र में होगा कि जो परंपरागत भारतीय धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा है वो पुनर्स्थापित होगा और यही सैफरन सिस्टम है। भारत एक स्वावलंबी और स्वस्थ राष्ट्र के रूप में उभरे, यही सैफरन सिस्टम है। राहुल जी, पूरी क्षमा के साथ मेरा वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए इस बातचीत खत्म करने पड़े, लेकिन एक अच्छी और मैं कह सकता हूं थोड़ी गंभीर बातचीत होती जो टेलीविजन में अक्सर थोड़ा